गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब सेशन। हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा था अपोहा तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम भारत के ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत जो उसके दो पार्ट हमने किए थे, एक हिमालय तंत्र और दूसरा जो पेनिसुलर इंडिया जो सिस्टम था, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि कुछ भारत के ड्रेनेज सिस्टम के जो पैटर्न थे कि कौन कौन से पैटर्न थे और कुछ ऐसी हाइलाइट्स जो रिवर्स थी जो कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है या पूछी जा सकती है कि कौन सी रिवर किस ड्रेनेज पैटर्न का एक एग्जाम्पल है। तो आज हम उसी सीरीज के अंतर्गत आगे बात करते हैं। भारत का जो अपोहा तंत्र है उसकी लास्ट लेक्चर के अंतर्गत हमने बात की थी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि भारत का जो ये ड्रेनेज सिस्टम के दो टाइप्स हैं, हम उन्हीं को पहले तो उनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे उन एक एक सिस्टम के अंतर्गत शामिल होने वाली मेजर रिवर्स की। तो देखिए, अपोहा तंत्र हमने लास्ट लेक्चर के अंतर्गत अपोहा तंत्र को एक तो धरातलीय प्रकृति और संरचना के आधार पर डिवाइड किया था, जिसके अंतर्गत हमने क्रमानुगत और अक्रमानुगत दो सिस्टम पढ़े थे, और दूसरी हमने जो बात की थी नदियों के उद्गम के आधार पर, और वहाँ हमने बात की थी हिमालय तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय तंत्र। तो अब हम जो यहाँ बात करेंगे, जो हमारा जो भी जो मेजर रिवर्स है वो सभी जो नदियाँ हैं उनके आधार पर हम भारत के अपोहा तंत्र की केवल उद्गम के आधार पर बात करेंगे या कहें कि उनके मुहाने के आधार पर। तो अपोहा तंत्र की जब बात करें हम उद्गम के आधार पर, तो इसके अंतर्गत पहला जो भारत का अपोहा तंत्र जिसकी हम बात भी कर चुके थे, एक तो हिमालयन सिस्टम है और दूसरा इसके अंतर्गत जो है वह है पेनिनसुलर सिस्टम। तो प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियाँ और हिमालय तंत्र की नदियाँ। अब इस हिमालय तंत्र और प्रायद्वीपीय तंत्र, पहले तो ये जान लेते हैं कि ये दोनों सिस्टम क्या होते हैं और क्या डिफरेंस होता है इनमें, या कहीं ना कहीं एक और बात या ये कहे साधारण भाषा में कि हिमालय तंत्र और प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियों से संबंधित कुछ एक दो विशेषताएं हैं और उनसे लेकर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं क्या ये हिमालय तंत्र होता है और प्रायद्वीपीय तंत्र क्या होता है। तो हिमालय तंत्र और प्रायद्वीपीय तंत्र को समझने के लिए हमें पहले भारत के स्ट्रक्चर के आधार पर बात करनी होगी। और देखिए, अगर हम बात करें कि जो इंडिया का जो नॉर्थ सदर्न मोस्ट पॉइंट है J&K, और इसके अंतर्गत हमारा हिमालय और साथ में हमारा प्रायद्वीपीय भारत जो त्रिभुजाकार आकृति में है, और हिमालय की बात की हमने तो ये लगभग चक्राकार या तलवार के आकार जैसा है। तो वे नदियाँ जो इस हिमालय सिस्टम से निकलती हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंधु, गंगा और साथ में ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, ये तीनों जो नदी हैं ये मेजर रिवर्स है और इनके ट्रिब्यूटरी भी है, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी मैं केवल मेजर रिवर्स के नाम लिख रहा हूँ, सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियों का जो उद्गम होता है, ये कहें कि इनकी जो ओरिजिन है वो होती है हिमालय क्षेत्र से। तो हिमालय क्षेत्र से होने के कारण ये जो क्षेत्र है, एक तो हाइट ज़्यादा है, और अगर किसी भी क्षेत्र की हाइट ज़्यादा होती है तो सीधी सी बात है कि ऊंचाई की ओर जाने पर टेम्परेचर में कमी होती है। तो इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर होता है हमेशा बहुत कम होता है, या इन शॉर्ट में कहें तो इस क्षेत्र में स्थित सभी स्थान लगभग मोस्टली जो यहाँ पर स्थान है वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। इसलिए शायद आपको पता भी होगा, हिमालय की हमने एक ब्रांच पढ़ी थी महान हिमालय, और उसे हम हिमाद्री भी कह रहे थे। हिमाद्री कहने का अर्थ कि हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई। अब इस हिमालय के अंतर्गत हमेशा जो ये श्रृंखला है बर्फ़ से कवर होती है। तो जैसे ही ग्रीष्म ऋतु के टाइम जब मोस्टली इंडिया की नदियों में वाटर लेवल कम हो जाता है, तो उस समय हिमालय के ऊपर स्थित जो स्नो है ये मेल्ट होने लग जाती है, और मेल्ट होने के कारण यहाँ की नदियों में
जो जल की आवक वापस प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हिमालय की नदियाँ तो वर्ष भर बहती है, जबकि प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियों में हमेशा पानी नहीं होता है और केवल ये सीजनल होती है या कहीं मौसमी होती है। तो पहले तो एक यहाँ पर जो इसकी विशेषता बनी कि हिमालय तंत्र की नदियाँ सदा नीरा कहे या ये कहें कि वर्ष भर बहने वाली होती है, नित्यवाही होती है। और लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें कि प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियों की, तो प्रायद्वीपीय नदियों तंत्र के अंतर्गत जो नदियां होती हैं वो हमेशा नहीं बहती हैं, या ये कहें कि प्रायद्वीपीय तंत्र की नदी कैसी होती है, मौसमी। एक तो ये विशेषता। दूसरी विशेषता की बात अगर हम करें तो हिमालय की जो नदियां होती हैं इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लंबी होती है। इनका उद्गम और मुहाने के मध्य दूरी अधिक होती है, लंबी दूरी तय करती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट से कुछ नदी पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और कुछ नदी पश्चिमी घाट के ही एक वेस्टर्न घाट के ही वेस्टर्न पार्ट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो आप देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों ने ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं की है, और जबकि हिमालय की नदियाँ अगर जैसे बात करें सिंधु की, तो तिब्बत से निकलती है, मतलब चाइना, भारत में, पाकिस्तान में आती है और फिर यहाँ पर अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदी केवल भारत में ही बह रही है और वो भी केवल प्रायद्वीपीय भारत में, जबकि हिमालय की नदी 1, 2 या 3 देशों के अंतर्गत बह रही है। तो एक और यहाँ जो क्वेश्चन बना है इम्पोर्टेंट कि हिमालय तंत्र या प्रायद्वीपीय तंत्र, इन दोनों में से किस तंत्र की नदी ज़्यादा लंबी होती है? तो हिमालय तंत्र की जो जितनी भी नदी होती है उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, जबकि प्रायद्वीपीय तंत्र की नदी हिमालय तंत्र की अपेक्षा होती है छोटी। एक और बात करें, हिमालय तंत्र की जो नदी होती है, क्योंकि पर्वतों पर बहती रहती है, अब पर्वतों पे बहने के कारण कुछ हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल की भी बात की थी, एक पैटर्न की बात की थी, पूर्ववर्ती नदी। और पूर्ववर्ती नदी के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि वे नदी जो हिमालय के निर्माण से भी पूर्व बह रही थी और हिमालय के उत्थान होने के बाद उन नदियों ने हिमालय को काटा और वापस अपना पुराना मार्ग प्राप्त कर लिया, या ये कहे कि मार्ग में आए हुए अवरोध को समाप्त किया। तो हमने देखा कि हिमालय की जो नदियां हैं ये अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों पर बहती हैं और पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जिस क्षेत्र में भी मुलायम चट्टानें होती हैं वहाँ वो मुलायम चट्टानों का अपरदन करती हैं और साथ में अपना बार बार मार्ग बदलती हैं। तो इसलिए हिमालय की जो नदियाँ होती हैं ये मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन बनता है कि हिमालय तंत्र या प्रायद्वीपीय तंत्र, कौन से तंत्र की नदियाँ मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं? तो आपका आंसर होगा हिमालय तंत्र। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, कोसी नदी। कोसी नदी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है और इसलिए इस कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि वो अपना मार्ग परिवर्तन, या कहे कि हर वर्ष अपना मार्ग परिवर्तन करती है। जबकि अब कोसी की बात करें तो कोसी भी सी हिमालय क्षेत्र से निकलती है और यह कहे कि गंगा की क्या है, एक सहायक नदी कोसी। तो हिमालय तंत्र की नदियाँ मार्ग परिवर्तन करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय तंत्र की नदी मार्ग परिवर्तन नहीं करती है। एक लास्ट पॉइंट की और हम बात करते हैं। पॉइंट तो होने को बहुत सारे हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हिमालय तंत्र की नदी की बात की जाए तो हिमालय जो तंत्र की नदियां हैं ये क्या करती हैं, जब नदी पर्वत से या पर्वत का अपरदन करती हैं तो कई बार नदियों के द्वारा कुछ घाटियों का निर्माण किया जाता है, जिनमें जो शब्द है एक घाटी जिसका नाम है वी आकार की घाटी। तो वी आकार की घाटी या ये कहें छिपरिकाएँ या कहे कि गोर्ज, तो वी आकार की घाटी गोर्ज या छिपरिकाओं का निर्माण करती है।
तो सवाल क्या बन गया कि छिपरिकाओं का निर्माण या गोर्ज का निर्माण या वी आकार की घाटी का निर्माण कौन से तंत्र की नदियां करती हैं, हिमालय की या प्रायद्वीपीय? तो हमारा आंसर होगा हिमालय की नदी। अभी बात करेंगे कि वी आकार की घाटी क्या होती है, गोर्ज क्या होते हैं। तो ये तो कुछ जनरल सी बातें थी इन दोनों सिस्टम के अंतर्गत कि किसकी क्या विशेषता है, हिमालय तंत्र की क्या विशेषता है और साथ में प्रायद्वीपीय तंत्र की क्या विशेषताएं हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे एक एक हमारे सिस्टम को लेकर कि सबसे पहले हमारा जो तंत्र होगा हिमालय तंत्र, और हिमालय तंत्र के अंतर्गत आने वाला सबसे पहला सिस्टम जिसका नाम है सिंधु तंत्र। तो हिमालय तंत्र की बात की, प्रायद्वीपीय तंत्र की बात की और साथ में विशेषताओं की बात की। अब हम बात करते हैं इस हिमालय तंत्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदियों की। तो सबसे पहला हम जो तंत्र स्टार्ट करेंगे उस तंत्र का नाम है हिमालय तंत्र। अब इस हिमालय तंत्र के अंतर्गत हमारे 3 तंत्र होते हैं, जिनमें से एक तंत्र का नाम है सिंधु तंत्र, दूसरे तंत्र का नाम है गंगा तंत्र और तीसरे तंत्र का नाम है ब्रह्मपुत्र तंत्र। सिंधु और उसकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे, गंगा और उसकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे और साथ में ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों पर चर्चा करेंगे। तो एक एक तंत्र को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो तंत्र होगा वो होगा सिंधु तंत्र। तो पहला तंत्र हम स्टार्ट करते हैं सिंधु तंत्र। तो सिंधु तंत्र की बात की जाए तो सिंधु तंत्र के अंतर्गत सिंधु और उसकी सहायक नदियों को हम पढ़ेंगे और पहली नदी ही यहाँ पर होती है कौन, सिंधु। देखिए जब सिंधु नदी की बात होती है तो सिंधु एक मुख्य नदी है और उसके अलावा कुछ इसकी और सहायक नदी हैं और हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे जो भी जहाँ इम्पोर्टेंट बनती हैं। तो पहले तो मैं आपको इसे एक मैप पे बता देता हूँ कि सिंधु का जो स्ट्रक्चर है या इसका जो कैचमेंट एरिया है वो कहाँ पर और किस टाइप से बना हुआ है। देखिए सिंधु की बात अगर की जाए तो सिंधु जो नदी है ये हम बात कर लेते हैं यहाँ पर J&K की। और एक लेक्चर के अंतर्गत हमने J&K के बारे में बात भी की थी, उसकी संरचना भी मैंने आपको बताई थी कि गिलगिट कहाँ है, बाल्टिस्तान कहाँ है। तो अगर आपको इन चीज़ों को देखना हो तो आप इसी सीरीज का एक पुराने लेक्चर को देख सकते हैं जहाँ आपको जम्मू कश्मीर की संरचना के बारे में अच्छे से पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में लद्दाख किस क्षेत्र में है, अक्साई चीन किस क्षेत्र में है, POK कहें जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहें, POK साथ में गिलगिट, बाल्टिस्तान, साक्चमंग घाटी या सियाचिन, इन सभी बातों को बताया गया था J&K की एक संरचना में। तो आप उस पुराने वीडियो को देख सकते हैं, सारी बातें आपको अच्छे से पता चलेंगी। अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं सिंधु नदी। तो देखिए जब सिंधु नदी की बात होती है तो सिंधु नदी के अंतर्गत इस नदी का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु नदी का उद्गम। जब उद्गम की बात हो तो तिब्बत जिस पर चीन का कब्जा है, कहेंगे आप तिब्बत ना तो चीन भी कह सकते हैं। तो तिब्बत में एक झील और झील का नाम है मानसरोवर झील। सवाल बनता है तिब्बत में एक झील है और झील का नाम है मानसरोवर झील। अब ये जो मानसरोवर झील है, ये मानसरोवर झील कहाँ स्थित है, तिब्बत में। अब तिब्बत में क्या है, एक स्थान जिसका नाम है बोखरचू। बोखरचू एक स्थान है तिब्बत में और उसके पास मानसरोवर झील है।
अब इसी मानसरोवर झील से उद्गम होता है नदी किसका? सिंधु का। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। और अगर मानसरोवर झील पूछा जाए कि मानसरोवर, हाँ देखिए हम बात कर रहे थे कि सिंधु नदी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम जो होता है कौन सी झील से? झील का नाम है मानसरोवर झील। अब सवाल बनता है कि मानसरोवर झील किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो मानसरोवर झील स्थित है कौन सी श्रेणी पर? कैलाश श्रेणी पर। अब कैलाश श्रेणी की जब बात होती है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए काराकोरम जो श्रृंखला है हिमालय के किस पार्ट का भाग है, या किस श्रृंखला के अंतर्गत कैलाश पर्वत श्रेणी शामिल है? तो आंसर दीजिए कमेंट करके। बिल्कुल एकदम ठीक आंसर है आरती ललिता, ट्रांस हिमालय। अब देखिए मांगी लाल जी कह रहे हैं ऑप्शन तो बताओ। तो देखिए ये सारी बातों पर चर्चा हो चुकी थी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पुराने लेक्चर्स को देखिए और तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। ऑप्शन के आधार पर तो सभी बच्चे आंसर देते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि बिना ऑप्शन के आप डायरेक्ट आंसर देना सीखें। और जिस दिन ये स्किल अगर आप लोगों ने डेवलप की कि आपको ऑप्शन की जरूरत ही ना पड़े और आप डायरेक्ट ही, आप तो ये कहेगी सर आप क्वेश्चन पूछिए और हम आंसर देने के लिए तैयार हैं, तो उस दिन आप देखिए कि शायद मुझे नहीं लगता कि नौकरी आपसे बहुत ज़्यादा दूर होगी। और एक और कमेंट जो मैं पढ़ रहा था कि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन पूछा कीजिए। देखिए अभी 1 या 2 दिन में यहाँ पर जो ये क्लासेज हैं ये नॉर्मल क्लास ना होकर ये डिजिटल क्लास हो जाएंगी, तो वहाँ मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और साथ में उन क्वेश्चन को हम उनकी अच्छे से व्याख्या भी करेंगे। तो हमारा एक जो लेक्चर होगा वो अफवाह तंत्र के बाद कहें कि वो केवल क्वेश्चन का सेशन ही होगा, वहाँ केवल आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चन आंसर आप देंगे, वहाँ आपको ऑप्शन भी मिलेंगे और साथ में अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो मैं उसकी व्याख्या भी करके यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि कैलाश श्रेणी, सिंधु नदी का उद्गम जो होता है तिब्बत में मानसरोवर झील, जो कि मानसरोवर झील स्थित है एक स्थान जो तिब्बत में है और स्थान का नाम है बोखरचू। तो बोखरचू स्थान के पास तिब्बत में मानसरोवर झील से उद्गम होता है सिंधु नदी का। अब इस सिंधु नदी स्थित है कैलाश श्रेणी में। अब सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकल के और ये JNK में आती है और JNK में अगर कहें तो सबसे पहले यहाँ पर ये लेह जिले में या कहें लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। अब जैसे ही ये नदी भारत में एंटर होती है तो यहाँ एक स्थान होता है और स्थान का नाम है दमचौक, और दमचौक नामक स्थान से ये नदी भारत में प्रवेश करती है। अब भारत में प्रवेश करती है दमचौक नामक स्थान से। अब जैसे ही दमचौक स्थान से ये एंटर होती है इंडिया में तो 2 पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, एक का नाम है काराकोरम और एक का नाम है लद्दाख। तो सवाल बनता है इम्पोर्टेंट कि काराकोरम और लद्दाख के मध्य बहती है नदी का नाम है सिंधु। अब सिंधु नदी काराकोरम व लद्दाख श्रेणी के मध्य बहती है और आगे चलकर ये नदी एक गोर्ज का निर्माण करती है। अब गोर्ज का नाम है बुंजी
अब सवाल बनता है कि ये जो बुंजी गोर्ज है ये भारत का सबसे गहरा गोर्ज है कि देश का सबसे गहरा गोर्ज? गोर्ज अर्थात इसे हम कहें महाखड्ड, तो देश का सबसे गहरा गोर्ज या कहें महाखड्ड का निर्माण करती है नदी का नाम है सिंधु। बुंजी जो गोर्ज है ये कहाँ स्थित है? लेह, या कहे कि अब जो जिसे हम आजकल कहते हैं लद्दाख, जो यूनियन टेरिटरी हमारा बन गया है, तो लद्दाख क्षेत्र में बुंजी गोर्ज स्थित है। देश का सबसे गहरा गोर्ज है और लगभग कहे कि अगर इसकी डेप्थ की बात की जाए तो लगभग 5200 मीटर के आसपास इसकी गहराई है। अब गोर्ज क्या होते हैं? पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि गोर्ज क्या होता है। देखिए, गोर्ज की महाखड्ड की बात करें तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मानिए एक पर्वतीय क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र से एक नदी प्रवाहित होती है। अब इसी पर्वत में कुछ मुलायम चट्टानें हैं, तो नदियां उन मुलायम चट्टानों को अपने साथ क्या करती है? अपरदित कर देती है। और जैसे उस नदी का पानी उस नीचे भाग में जो भी पर्वत होता है उसकी जो सरफेस होती है उससे अब नीचा स्थान बन जाएगा, क्योंकि मुलायम चट्टान पानी के साथ अपरदित हो रही है। और नदी जैसे उस क्षेत्र में गिरने लगेगी तो एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि वो नदी क्या करेगी? एक ऐसी वी आकार की घाटी का क्या करेगी? निर्माण करेगी। अब इसी वी आकार की घाटी का जब और गहरा पार्ट हो जाएगा तो हम उसे नाम दे देते हैं गोर्ज। और गोर्ज से भी गहरा पार्ट जो होता है तो हम उसे कहते हैं कैनियन। तो सबसे पहले नदी निर्माण करती है कौन सी घाटी का? वी आकार की घाटी का। वी आकार की घाटी के बाद या उसके बाद कहे कि उससे गहरा जो स्थान कहलाता है गोर्ज, और उससे गहरा जो क्या पार्ट कहलाता है? कैनियन। तो गोर्ज का अर्थ होता है महाखड्ड। देश में इससे गहरा कोई गोर्ज नहीं है, कैनियन भारत में नहीं है। तो हम देखते हैं कि पर्वत के दोनों सिरों से नीचे एक गहरा जो भाग होता है, अगर आप किसी पर्वत के सिरे पर खड़े होंगे और आपको जो नीचे घाटी दिखाई देगी, गहरी घाटी, उसे कहते हैं गोर्ज। देखने में काफ़ी डरावने होते हैं कैनियन। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि देश का सबसे गहरा गोर्ज का नाम है बुंजी गोर्ज महाखड्ड, जिसका निर्माण किया किस नदी ने? सिंधु नदी ने। और इसकी जो गहराई है लगभग कितने मीटर है? 5200 मीटर। अब इसके बाद हम बात करें कि बुंजी गोर्ज के आगे और नदी जाती है। और मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ आपसे कि मैं शब्द कुछ बोल रहा हूँ, और जिन्होंने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो देखिए, पता चलेगा कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि लद्दाख क्षेत्र में आती है, अब गिलगिट क्षेत्र में आएगी सिंधु नदी। सिंधु नदी गिलगिट क्षेत्र में आएगी और आगे जाएगी बाल्टिस्तान क्षेत्र में जाएगी। बाल्टिस्तान जो अभी पीओके के यानी पाक अधिकृत कश्मीर वाला क्षेत्र कहलाता है। तो सिंधु नदी बुंजी के बाद ये नदी जाती है गिलगिट क्षेत्र में, और गिलगिट के बाद और आगे जाती है और क्षेत्र का नाम है बाल्टिस्तान। अब बाल्टिस्तान क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके बाद ये सिंधु नदी पाकिस्तान में आती है, और पाकिस्तान में जो एंटर होती है, भारत का जो लास्ट पॉइंट है उसका नाम है चिल्लास, और चिल्लास पॉइंट से नदी पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। अब जो चिल्लास होता है पीओके वाले क्षेत्र में है, और चिल्लास के बाद ये नदी पाकिस्तान का एक क्षेत्र जिसका नाम है दर्दिस्तान, और चिल्लास के बाद जैसे ही नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो पाकिस्तान के इस क्षेत्र को कहा जाता है दर्दिस्तान। तो चिल्लास के बाद नदी पाकिस्तान के दर्दिस्तान क्षेत्र में प्रवेश करती है, और उसके बाद ये नदी पाकिस्तान में बहती है, और पाकिस्तान से बहने के बाद ये नदी आगे चलती है। नदी के ही दाहिने तट पर स्थित है कराची। ये कहे कि कराची किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, और सिंधु इसके बाद अरब सागर में अपना जल आकर गिरा देती है। तो सिंधु नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है और निकलती कहाँ से? मानसरोवर झील से। तो अब यहाँ जो सवाल बना है महत्वपूर्ण कि सिंधु नदी का उद्गम की बात करेंगे तिब्बत में मानसरोवर झील में बोखरचू से। इसके बाद सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है लद्दाख या लेह क्षेत्र में दमचौक नामक स्थान से। इसके बाद लद्दाख व जास्कर नदियों के मध्य बहती है।
लद्दाख क्षेत्र में देश के सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण करती है, नाम है बुंजी गोर्ज। नदी और आगे चलती है, आगे चलने पर यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान के दर्दिस्तान क्षेत्र में बहती है। पाकिस्तान में इसी नदी के किनारे स्थित है कराची, और अंत में नदी जो अपना पानी गिराती है कौन से सागर में? अरब सागर में। अब अगर बात की जाए कि इसी नदी पर स्थित है लेह, तो लेह इसी सिंधु के दाहिने तट पर स्थित है। कि एक और सवाल बना है कि लेह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, और सिंधु नदी के दाहिने तट पर। इसके बाद एक और हम बात करें कि ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को तिब्बत में कुछ और नामों से भी जाना जाता है। तो तिब्बत में सिंधु नदी के जो अन्य नाम हैं, तिब्बत में सिंधु नदी का अन्य नाम अब दो नामों से जाना जाता है। एक तो इस नदी को शेरमुख नदी कहते हैं, शेरमुख नदी, और एक इसी नदी को एक नाम से और जाना जाता है, और नदी का नाम है सिंगी खंबन। तो सिंधु नदी को शेरमुख नदी और सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें इस सिंधु नदी की लंबाई को लेकर। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि नदी की लंबाई और किसी पर्वत की ऊंचाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। और आप कहें, अगर मेरा मानना है कि अगर आप इनकी ऊंचाई को याद नहीं भी रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और ऊंचाई याद रखने की अपेक्षा आप कहीं ना कहीं इनके ऑर्डर्स जरूर याद रख सकते हैं। या जो भी बड़ी नदी है, जैसे सिंधु नदी है, या जिन नदी का उल्लेख या जिनकी लेंथ का उल्लेख हमको एनसीईआरटी मिलता है, हम उनकी बात यहाँ करेंगे। तो सिंधु नदी का एक उल्लेख मिलता है इसकी लंबाई को लेकर एनसीईआरटी में, कि लंबाई की अगर बात की जाए कि सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। अब लंबाई को लेकर दो तरीके के यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सिंधु नदी की टोटल लेंथ है, और इसकी एक लेंथ है जो कहाँ पर है? भारत में। अगर सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। तो ये तो मेन नदी थी सिंधु। अब इसी सिंधु की कुछ सहायक नदी हैं, और हम उन सहायक नदी की भी बात करेंगे। अब जब सिंधु की सहायक नदी की बात करते हैं तो इस सहायक नदी के अंतर्गत सिंधु की सहायक नदी, क्योंकि नदी है बड़ी, और जो भी बड़ी नदी होंगी वहाँ हम दो तरीके से बातें करेंगे उनकी सहायक या ट्रिब्यूटरी पर, कि राइट साइड से कौन सी नदी मिलती है या लेफ्ट साइड से कौन सी। राइट और लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदी कौन कौन सी हैं? सबसे पहले एक तो हम बात करते हैं कि सिंधु नदी में दाएं ओर से मिलने वाली नदी, और एक इस नदी में बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। अब दाएं ओर से मिलने वाली नदी की बात करें बाएं ओर से और दाएं ओर से। दाएं ओर से सबसे पहले बात करते हैं एक नदी जिसका नाम है श्योक नदी। श्योक नदी के अलावा एक नदी और है, नुब्रा तो सॉरी श्योक की ही सहायक नदी है, श्योक है, काबुल है। इसके अलावा एक नदी का नाम है तोची, और एक नदी का नाम है कुर्रम। एक नदी और है जिसको हम कहते हैं काबुल। तो ये नदी तो सिंधु मिलती है दाएं ओर से। अगर बाएं ओर से मिलने वाली नदी की बात की जाए तो बाएं ओर से सिंधु में मिलने वाली नदी हैं, जिनमें एक नदी जो सबसे ज़्यादा, या ये कहें कि इन्हें पंचनद कहते हैं, झेलम, चिनाब, राबी, व्यास, सतलज। तो सिंधु में बाएं ओर से मिलने वाली नदी है झेलम, चिनाब, राबी, व्यास, सतलज। और साथ में अगर दाएं ओर से बात करें तो श्योक, काबुल, तोची, कुर्रम व काबुल। कमेंट पढ़ते हैं एक बार कुछ। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है।
देखिए हम बात करें सहायक नदियों की, देखिए ये तो सहायक नदी थी बाएं ओर से और दाएं ओर से। अब हम एक और बात करते हैं कि यहाँ ये जो नदियाँ हैं इनमें एक नदी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नदी का नाम है श्योक नदी। देखिए जब ये श्योक नदी की बात की जाए तो श्योक नदी, हम बात करें नदी की जिसका नाम है श्योक। श्योक नदी जो होती है ये दाहिने ओर से और इस सिंधु नदी में मिलती है और इसी श्योक नदी में एक सियाचिन ग्लेशियर से नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नुब्रा। देखिए नदी का नाम है नुब्रा। अब ये नुब्रा नदी श्योक नदी में अपना पानी मिलाती है और श्योक नदी सिंधु में अपना पानी मिलाती है। आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि श्योक नदी है, ये श्योक नदी सिंधु में दाएं ओर से बाएं ओर से मिलती है। यहाँ तक का एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। लेकिन एक और सवाल, श्योक नदी को कहा जाता है मृत नदी, तो पूछा जाएगा कि डेथ रिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आंसर होगा श्योक नदी। तो याद रखिएगा इसे कि मृत्यु की नदी या ये कहे कि डेथ रिवर किस नदी को कहा जाता है, श्योक नदी को कहा जाता है। तो देखिए जब यहाँ पर सवाल एक बना, यहाँ पर मैंने लिखा कि श्योक नदी की सहायक नदी का नाम है नुब्रा। तो ये जो नुब्रा नदी है, ये नुब्रा नदी श्योक नदी में अपना जल मिलाती है और श्योक नदी नुब्रा नदी के जल को किस में मिलाती है, सिंधु में। तो जब नुब्रा नदी की बात होगी तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है नुब्रा घाटी स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर जो है नुब्रा घाटी के पास ही स्थित है, और अगर नुब्रा घाटी जाना हो तो हम किस दर्रे से जाएंगे, तो लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ने वाले, हमने दर्रों में भी बात की थी कि लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ने वाले दर्रे का नाम है खारदुंगला। तो याद रखिएगा बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि कौन सा दर्रा लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है, दर्रे का नाम है खारदुंगला। तो खारदुंगला पास जो है, खारदुंगला जो दर्रा है ये लेह को जोड़ता है किससे, नुब्रा घाटी से। ये तो बात थी सिंधु नदी की। तो एक बार वापस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले सिंधु नदी का उद्गम। अगर सिंधु नदी के उद्गम की बात की जाए तो सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील से। तिब्बत में मानसरोवर झील है, बोखरचू एक स्थान इसके पास है। अब मानसरोवर झील स्थित है कौन सी पर्वत श्रेणी पर, कैलाश पर्वत श्रेणी पर। बात की जाए सिंधु नदी का उद्गम स्थल पर क्या नाम होता है तिब्बत में, तो सिंधु को एक तो शेरमुख नदी कहते हैं और इसी नदी को सिंगी खंबन के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में नहीं जाना जाता है, तिब्बत में जाना जाता है। बात करें सिंधु नदी की लंबाई, कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है, एक का नाम है लद्दाख और एक का नाम है जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है नदी का नाम है सिंधु। सिंधु से और आगे चले सिंधु नदी पर, सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो स्थान का नाम है दमचोक। भारत में प्रवेश करके पीओके क्षेत्र में आती है और जैसे ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो भारत का जो लास्ट पॉइंट है जो पाक अधिकृत कश्मीर में नाम है चिल्लास। तो भारत के चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान के दर्दिस्तान नामक क्षेत्र में प्रवेश करती है और उसके बाद पाकिस्तान के अटक क्षेत्र में मैदान में बहती है। क्षेत्र का नाम है अटक, पाकिस्तान के अटक क्षेत्र में मैदान में बहती है और उसके बाद कराची के पास से बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। सिंधु नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। याद रखिएगा कि जैसे भारत की नेशनल रिवर है गंगा, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान के नेशनल रिवर का नाम है सिंधु। अब ये सिंधु जो नदी है, इस सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित लेह, या ये कहे कि JNK में सबसे ज़्यादा कौन से जिले में बहती है, तो आपका आंसर होगा लेह। इसी सिंधु नदी द्वारा JNK के लद्दाख क्षेत्र में भारत के सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण किया जाता है और गोर्ज का नाम है भुंजी गोर्ज। तो देश का सबसे गहरा गोर्ज भुंजी गोर्ज लगभग 5200 मीटर गहरा है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद सिंधु नदी का जो मुहाना है, मुहाना अर्थात उसका अंतिम पॉइंट अरब सागर। सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो सिंधु नदी बाएं ओर से मिलने वाली नदी है,
झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और दाएं ओर से मिलने वाली नदी का नाम है श्योक, काबुल, तोची, कुर्रम, काबुल। काबुल, तोची, कुर्रम, काबुल, ये 4 नदी ऐसी हैं जो पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती है। जैसे हिमालय जो है हमारा, इस हिमालय की एक श्रृंखला को पाकिस्तान में कहा जाता है सुलेमान और किरथर। तो सुलेमान श्रेणी से निकलने वाली नदी हैं काबुल, तोची, कुर्रम व काबुल। तो ये सभी नदी निकलती है पाकिस्तान की सुलेमान श्रेणी से। अब इसके बाद हम बात करें कि सिंधु नदी की, हम केवल बात करेंगे बाएं ओर से मिलने वाली नदियों की। दाएं ओर से मिलने वाली एक नदी महत्वपूर्ण है जिसका नाम है शोक, और शोक नदी को कहते हैं मृत्यु की नदी। तो याद रखिएगा, मृत्यु की नदी कहलाती है शोक, और शोक नदी की सहायक नदी का नाम है नुब्रा। और नुब्रा नदी जो निकलती है कहाँ से? सियाचिन ग्लेशियर से। और अगर नुब्रा घाटी और लेह को जोड़ने वाले दर्रे की बात हो तो दर्रे का नाम है खारदुंगला। तो खारदुंगला दर्रा जोड़ता है किस किस को? लेह और नुब्रा घाटी को। तो ये तो बात थी सिंधु नदी की। अब हम सिंधु की सहायक नदियों पर आते हैं कि सबसे पहले झेलम की बात करेंगे, चिनाब, रावी, व्यास व सतलज। आशीष शर्मा भी बताएंगे सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। अभी हम आएंगे इन नदी पर आएंगे, सबसे बड़ी की भी चर्चा करेंगे और सबसे लंबी की भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अशोक कुमार प्रजापत कह रहे शतद्रु। शतद्रु सिंधु का नाम नहीं है, शतुद्री बोलते हैं सतलज नदी को। तो अभी आएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग। अब देखिए, हम बात करेंगे सिंधु में बाएं ओर से मिलने वाली, सिंधु में बाएं ओर से मिलने वाली नदी। अब बाएं ओर से मिलने वाली नदी में सबसे पहले जो नदी होगी, नदी का नाम होगा झेलम। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें सिंधु में बाएं ओर से मिलने वाली नदी झेलम। अब हम इन जो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलज, इन 5 नदियों को कहा जाता है पंचनद। तो हम बात करेंगे पंचनद की। तो सबसे पहले झेलम की हम बात करते हैं। तो देखिए, झेलम की अगर बात की जाए, हर नदी में हम सबसे पहले बात करेंगे उसके ओरिजिन को लेकर कि उसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ गिरती है, और अन्य नाम की को लेकर। अगर उद्गम की बात की जाए झेलम की, तो झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी में स्थित वेरीनाग के पास एक झील से होता है जिसका नाम है शेषनाग झील। उद्गम की बात करेंगे तो उद्गम होता है शेषनाग झील। अब शेषनाग जो झील है, ये शेषनाग झील स्थित है वेरीनाग के निकट। अब वेरीनाग के निकट, या ये कहें अगर किसी पर्वत श्रेणी को लेकर सवाल आए तो आंसर होगा पीर पंजाल श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से उद्गम होता है झेलम नदी का। झेलम नदी की अगर बात की जाए लंबाई, झेलम नदी की लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, हर सोर्स में आपको ये लेंथ है जो अलग अलग दिखाई देंगे। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कि झेलम के उद्गम की बात की, लंबाई की बात की, झेलम नदी का अन्य नाम, या ये कहें कि इसे और किस नाम से भी जाना जाता था। तो झेलम नदी का एक अन्य नाम है, इस नदी को कहा जाता है वितस्ता। तो वितस्ता झेलम नदी का ही एक नाम है। इसके बाद अगर बात की जाए कि झेलम नदी एक झील का भी निर्माण करती है, और झील की हम बात करेंगे कि झेलम नदी किस झील का निर्माण करती है, तो झेलम नदी निर्माण करती है वुलर झील का। और अभी मैप में भी हम इनको देखेंगे, इनकी स्थिति को
एक बार हम केवल इसकी जो है थ्योरी पढ़ लेते हैं। झेलम नदी किस झील का निर्माण करती है? वुलर झील का। वुलर झील जो भारत की सबसे मीठे व ताजे पानी की झील है। सबसे बड़ी की बात नहीं कर रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, हम केवल कह रहे हैं कि देश की सबसे मीठे व ताजे पानी की झील वुलर झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? नदी का नाम है झेलम नदी। अब ये जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी एक घाटी से होकर बहती है, या ये कहें कि झेलम नदी किस घाटी का निर्माण करती है? तो एक घाटी है जिसका नाम है बासमंगल। तो सवाल बनता है कि J&K वाले क्षेत्र में झेलम नदी के द्वारा एक घाटी का निर्माण किया जाता है जम्मू क्षेत्र में। आजकल तो यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो अब वो जो बासमंगल जो घाटी है जम्मू क्षेत्र में होगी। तो सवाल बनता है बासमंगल घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? झेलम नदी करती है जम्मू क्षेत्र में। झेलम के आगे और चलते हैं। झेलम के किनारे एक प्रसिद्ध शहर स्थित है और उस शहर का नाम है श्रीनगर। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे। और अगर अपन आगे चलते हैं इसी झेलम नदी पर, कि झेलम जो नदी है, ये झेलम नदी अपना जो पानी है डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिलाती है, और ये मिलाती है किस में? चिनाब में। तो झेलम नदी अपना पानी चिनाब में मिलाती है। एक स्थान है पाकिस्तान में जिसे वर्तमान में त्रामू के नाम से जाना जाता है, और पहले इसे हम झंग के नाम से भी जानते थे। तो अभी हम मैप में बात करेंगे और इन सभी बातों को मेंशन भी करेंगे कौन सी जगह कहाँ पर है। तो सवाल बना कि झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील, वेरीनाग एक स्थान है, पर्वत श्रेणी की बात होगी तो पीर पंजाल। जैसे सिंधु नदी में मानसरोवर झील की बात की थी तो कैलाश पर्वत श्रेणी। झेलम नदी की लंबाई अन्य नाम वितस्ता वुलर झील का निर्माण करती है। देश की सबसे मीठे व ताजे पानी की झील है। एक घाटी का निर्माण करती है बासमंगल घाटी, शहर स्थित है झेलम के किनारे श्रीनगर। और अगर एक और बात की जाए, इस झेलम नदी पर स्थित है एक बांध। अब बांध का नाम है मंगला बांध। अब यहाँ एक सवाल बनता है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है मंगला बांध को लेकर। देखिए मंगला बांध है पाकिस्तान के क्षेत्र में है और भारत ने इस बांध का निर्माण किया है। जब भारत ने झेलम नदी के ऊपर बांध बनाया मंगला बांध, तो भारत व पाकिस्तान के मध्य इस बांध को लेकर काफ़ी विवाद है। तो सवाल कहीं ना कहीं बनता है महत्वपूर्ण कि झेलम नदी पर निर्मित बांध, कौन से बांध को लेकर? सवाल है झेलम नदी पर, क्योंकि अभी और भी बांध होंगे या और भी परियोजनाएं भी होंगी जिन्हें लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। यहाँ भी हमारा जो क्वेश्चन है कि झेलम नदी पर निर्मित किस बांध को लेकर भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद है? आंसर होगा मंगला बांध। तो ये तो बात थी झेलम नदी की। अभी झेलम नदी की एक सहायक नदी भी है और सहायक नदी का नाम है किशन गंगा, जिसे हम नीलम नदी भी कहते हैं। तो यहाँ फिर एक और पॉइंट यहाँ बनता है कि झेलम की सहायक नदी, और सहायक नदी की अगर बात होगी तो झेलम नदी की सहायक नदी का नाम है किशन गंगा, और किशन गंगा नदी को ही और किस नाम से भी जाना जाता है? नीलम नदी भी कहते हैं। अब इसके अलावा इन्हीं नदियों पर कुछ परियोजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन परियोजनाओं की हम चर्चा करेंगे, एक अलग ही टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ताकि वे विद्यार्थी, जैसे अगर रीट की बात करूं कि रीट में नदी नहीं है लेकिन बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तो अगर रीट के विद्यार्थी चाहे तो इस यूनिट को स्किप भी कर सकते हैं और चाहे वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों को, या जो वे विद्यार्थी जो नदी नहीं पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें तभी भी पढ़नी होगी, तो हम सेपरेट टॉपिक रखेंगे हमारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं का। तो अभी हम यह बात कर रहे हैं कि झेलम नदी। अब इस झेलम नदी की जो एक्चुअल पोजीशन है वो हम देख लेते हैं इस भारत के एक मैप के अंतर्गत। तो देखिए झेलम नदी जो है, इस झेलम नदी की अगर हम बात करें कि झेलम नदी का उद्गम होता है वेरीनाग जम्मू क्षेत्र में, श्रृंखला का नाम है पीर पंजाल, और इस वेरीनाग के पास जो झील है उस झील का नाम है शेषनाग झील। इस शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। शेषनाग झील से उद्गम होने के बाद झेलम नदी एक और झील का निर्माण करती है, नाम है वुलर झील, और इसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो सवाल बनता है कि झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर,
किस नदी के किनारे? श्रीनगर। इसी नदी पर जब ये झेलम नदी बहती है तो झेलम नदी पर स्थित बांसमंगल घाटी से होकर बहती है। पीओके वाले क्षेत्र में इसने एक बांध का निर्माण किया, मंगला बांध। और पाकिस्तान में आकर अभी एक नदी आएगी जिसका नाम होगा नदी का चिनाब नदी। और चिनाब नदी में जिस स्थान पर मिलती है झेलम नदी, इस स्थान का नाम है त्रामू। कुछ बुक्स में इसको झंग नाम भी दिया गया है, आप इसे त्रामू नाम से जानिए, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं होते हैं कि कौन सी नदी का कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है। तो झेलम नदी के बाद हम और आगे चलते हैं। जैसे अगर प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो इस पर परियोजनाएं भी चल रही है। एक परियोजना है उरी परियोजना, आपने सुना होगा। एक परियोजना और है जिसका नाम है टुलबुल परियोजना। तो सवाल बनता है टुलबुल परियोजना, उरू परियोजना चल रही है, जम्मू क्षेत्र में चल रही है, किस नदी पर चल रही है? झेलम नदी पर। अब हम एक और बात करते हैं कि झेलम नदी जो है, इस झेलम नदी के नेक्स्ट नदी, कल मैं आपको इस नदी का एक डायग्राम भी बनवाऊंगा कि सिंधु नदी और उसकी जो भी ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, कहाँ से निकलती है, किन स्टेट से निकलती है और कहाँ मिलती है, इन बातों को। अब झेलम के बाद हम बात करते हैं चिनाब नदी की। चिनाब नदी, अब चिनाब नदी की अगर बात की जाए कि चिनाब नदी कहाँ से बहती है और किन किन क्षेत्रों को कवर करती है, तो देखिए चिनाब नदी की बात की जाएगी तो वापस से चिनाब नदी का उद्गम, चिनाब नदी के अगर उद्गम की बात की जाएगी तो चिनाब नदी का उद्गम होता है बड़ा लाचा। तो एक दर्रा है बड़ा लाचा दर्रा जो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रे के पास से इस नदी का उद्गम होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब इस चिनाब नदी का उद्गम होता है तो इस नदी का उद्गम जो होता है वो कितनी धाराओं के रूप में? 2 धाराओं के रूप में। एक तो चिनाब नदी का उद्गम होता है चंद्र धारा के रूप में और एक धारा का नाम है भागा। अब सवाल बनता है चिनाब नदी का उद्गम किस नाम से होता है? चिनाब नाम से नहीं होता है, एक धारा का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा, 2 धाराओं के रूप में होता है। अब ये दोनों धाराएं जो आपस में मिलती हैं, दोनों धाराएं मिलती हैं, एक स्थान है जिसका नाम है तंडी। हिमाचल प्रदेश में एक स्थान जिसका नाम है केलांग। तो हिमाचल प्रदेश में केलांग नामक स्थान के पास एक तंडी स्थान, और तंडी स्थान पर चंद्र व भागा दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं और चिनाब नदी का नाम होता है चंद्रभागा। तो एक तो ये याद रखिएगा कि चिनाब नदी का अन्य नाम क्या है। तो चिनाब नदी को एक तो चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा इसी चिनाब नदी को एक नाम से और जाना जाता है और चिनाब नदी को बोलते हैं अस्किनी। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इतिहास विषय के साथ भी शब्द महत्वपूर्ण है कि किस नदी को अस्किनी कहा जाता है। नदी का नाम है चिनाब। अब ये जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी की लंबाई सतलज से कम है लेकिन फिर भी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है। और क्यों कहलाएगी वो हम बात करते हैं। तो एक बार तो इसकी लंबाई को लेकर बात कर लेते हैं कि इसकी लंबाई लगभग है 1180 किलोमीटर। तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि लंबाई महत्वपूर्ण नहीं होती है, ये केवल आपकी नॉलेज के लिए बताई जा रही हैं। बाकी ये कहीं भी एग्जाम की दृष्टि से पूछी नहीं जाएंगी कि नदी की किसकी लेंथ कितनी है। बाकी फैक्ट्स आप याद कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है वो सारी बातें। तो हम बात कर रहे हैं चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर। चिनाब का नाम चंद्रभागा और चिनाब को ही कहा जाता है अस्किनी। अब चिनाब नदी जो है, ये चिनाब नदी हिमाचल से निकलती है, J&K में जाती है। अब J&K में जाते हो तो J&K में 3 परियोजनाएं इस नदी के ऊपर स्थित हैं। एक का नाम है दुलहस्ती, एक का नाम है बगलीहार और एक का नाम है सलाल। तो तीनों प्रोजेक्ट के बाद, जैसे मैं आपको इस मैप में अगर आपको बताऊं कि ये है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का उद्गम 2 धाराओं के रूप में हुआ और इसके बाद चिनाब नदी J&K में जाती है। अब J&K में इस नदी पर 3 प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। एक का नाम है दुलहस्ती, डी से बना है दुलहस्ती, दुलहस्ती। एक प्रोजेक्ट का नाम है बगलीहार और एक का नाम है सलाल।
और ये 3 प्रोजेक्ट्स इस नदी पर स्थित है जे.एंड के क्षेत्र में। और इसके बाद चिनाब नदी जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी एक स्थान है, स्थान का नाम है मीठन कोट, और मीठन कोट नामक स्थान पर चिनाब नदी अपना पानी मिलाती है सिंधु में। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा आप कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब हमने भारत के मध्यवर्ती मैदान की बात की थी तो उस समय इन सभी नदियों को सिंधु और इसकी पंचनद, जो 5 सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन नदियों के बीच स्थित दोआब क्षेत्र के बारे में भी बताया गया था, जिनमें नाम था कि चाज आपको पढ़ाया गया था, सिंध सागर बनाया गया था, बिष्ट बताया गया था, बारी। तो उस समय भी वहाँ उस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि सिंधु की जो भी नदियाँ हैं सहायक नदी, सभी सिंधु की सहायक तो कहलाती हैं, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो सिंधु में केवल एक ही नदी पानी मिलाती है बाईं ओर से, नाम है चिनाब नदी। बाकी झेलम, रावी नदी और सतलज नदी ये सभी अपना पानी चिनाब में मिलाती है, और व्यास नदी जो अपना पानी मिलाती है वो मिलाती है सतलज में। तो झेलम, रावी, व्यास और सतलज ये सभी नदियाँ डायरेक्ट सिंधु में ना जाकर चिनाब में अपना पानी मिलाती है, और इन नदियों के पानी को सिंधु नदी में ले जाकर मिलाती है। इसलिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कहलाती है चिनाब। तो याद रखिएगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है चिनाब। अब चिनाब की लंबाई 1180 किलोमीटर है, जबकि अभी एक नदी आएगी जिसका नाम है सतलज, और सतलज नदी की जो लंबाई है वो होगी 1450 किलोमीटर। अब सतलज नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर, चिनाब की 1180। तो अगर लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी होगी सतलज, लेकिन अगर देखा जाए क्वांटिटी ऑफ वाटर कि जल की दृष्टि से, या ये कहे कि सबसे ज़्यादा पानी अपने साथ कौन सी नदी ले जाकर सिंधु में मिला रही है, तो आंसर होगा चिनाब। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो आपका आंसर चिनाब होगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम, तो चिनाब ना होकर आंसर होगा सतलज। ठीक उसी प्रकार जैसे हम पढ़ते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे बड़ी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम तो होगा नील, और विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम होगा जो दक्षिण अमेरिका में बहती है, नदी का नाम है अमेजन। उसी प्रकार से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम होगा चिनाब, और लंबी अगर पूछा जाएगा तो क्या करोगे आप, सतलज। चिनाब नदी की बात की, प्रोजेक्ट्स की हम बात करेंगे, बार बार कह रहा हूँ बहुउद्देशीय परियोजनाओं को इस टॉपिक के अंतर्गत सेपरेट पढ़ेंगे। तो चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रे से होता है। जब नदी का उद्गम होता है तो 2 धाराओं के रूप में होता है, चंद्र व भागा। दोनों धाराएं हिमाचल प्रदेश में तंडी नामक स्थान पर मिलती है, और नदी का नाम हो जाता है चंद्रभागा, या ये कहें चिनाब हो जाता है। इसलिए नदी को चंद्रभागा भी कहा जाता है, और पुराणों में इस नदी को अस्किनी भी कहा जाता है। और नदी की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर, 1180। चिनाब नदी अपना पानी जो सिंधु में मिलाती है, सिंधु में जो चिनाब का मुहाना है, मुहाना जहाँ पर कोई भी नदी समाप्त होती है, तो मुहाने का नाम है मीठन कोट। कल मैं आपको इसका एक डायग्राम बनवाऊंगा, तब आप देखेंगे कि आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करें चिनाब के बाद हमने बात करेंगे नेक्स्ट नदी की, जिसका नाम है रावी। रावी नदी के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, देखिए जब रावी नदी की बात की जाए तो रावी नदी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि रावी एकमात्र ऐसी नदी है जो जे.एंड.के वाले क्षेत्र को, या कहीं जम्मू और शेष भारत के मध्य सीमा बनाती है, और साथ में एक अपनी घाटी में प्रवाह के कारण बड़ी महत्वपूर्ण बनती है। तो रावी नदी का उद्गम, रावी नदी के उद्गम की बात की जाए तो रावी नदी का उद्गम होता है कौन से दर्रे से, रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। दूसरी बात की जाए रावी नदी के अन्य नाम को लेकर, तो रावी नदी का जो अन्य नाम है, एक तो रावी नदी को कहा जाता है परुषणी, और एक रावी नदी का ही नाम है इरावती। तो इरावती और परुषणी रावी नदी को ही कहा जाता है। अगर बात की जाए रावी नदी की लंबाई,
तो रावी नदी की जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। एक और बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण, रावी नदी किस घाटी में होकर बहती है? तो रावी नदी बहती है कौन सी घाटी में होकर? चंबा घाटी। सबसे महत्वपूर्ण कि चंबा घाटी, चंबा जो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, रावी नदी किस घाटी से होकर प्रवाहित होती है? या चंबा घाटी से कौन सी नदी बहती है? आंसर होगा रावी नदी। अच्छा, जब रावी नदी की बात की जाए तो अब ये यहाँ पर है, राज्य का नाम है पंजाब। अब पंजाब और नाम है जम्मू, तो सवाल बनता है कि हिमाचल प्रदेश के बाद ये नदी पंजाब और जम्मू के मध्य सीमा बनाते हुए और पाकिस्तान में जाती है। सवाल बनता है कि जम्मू व शेष भारत के मध्य सीमा बनाती कौन सी नदी? नदी का नाम होगा रावी। अब ये रावी जब पाकिस्तान में जाती है तो ये भी जो झंग नामक स्थान, जो त्रामू स्थान है, तो जहाँ झेलम अपना जल मिलाती है, रावी नदी भी, या जिसे सराय सिंध के नाम से भी जाना जाता है कुछ बुक के अंतर्गत, तो वहाँ रावी नदी अपना पानी मिलाती है किस नदी में? सिंधु में। या ये रावी नदी के किनारे एक शहर स्थित है और शहर को लेकर बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि पाकिस्तान का शहर जिसका नाम है लाहौर, लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। अब रावी नदी के बाद कल इनको मैप में तो आपको कल बताया जाएगा कि कौन सी नदी है। आज केवल मैं इनके फैक्ट्स लिख देता हूं कि रावी नदी के बाद एक और नदी है व्यास। अब व्यास नदी की अगर बात की जाए तो व्यास नदी का होगा उद्गम। तो व्यास नदी का अगर उद्गम की बात की जाए तो व्यास नदी का उद्गम होता है व्यास कुंड। व्यास कुंड जो है कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से नदी का उद्गम होता है। अगर बात की जाए व्यास नदी का अन्य नाम, व्यास नदी का अन्य नाम है बिपाशा। इस नदी को बिपाशा भी कहते हैं। व्यास नदी को लंबाई को लेकर सवाल आ जाता है, तो व्यास नदी की लंबाई है 625 किलोमीटर। एक और सवाल बनता है इस व्यास नदी की घाटी को लेकर कि व्यास नदी कौन सी घाटी में अपना जल प्रवाहित करती है, बहती है? तो घाटी का नाम है कुल्लू घाटी। सवाल बनता है महत्वपूर्ण कि कुल्लू घाटी में कौन सी नदी बहती है? व्यास। और चंबा घाटी में कौन सी नदी बहती है? रावी। व्यास नदी के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, सिंधु की पंचनद अर्थात झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, पंचनद में एकमात्र नदी व्यास है जिसका पूर्णतः प्रभाव भारत में ही है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सिंधु की एकमात्र सहायक नदी, और जब भी इस तरीके का सवाल होगा तो पंचनद से ही संबंधित होगा। सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो पूर्णतः भारत में ही प्रवाहित होती है। आंसर होगा व्यास नदी। और व्यास नदी पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलज में अपना जल मिलाती है। अब इस व्यास नदी के बाद एक बात और करेंगे, कल हम नक्शे पर इनकी स्थिति को देखेंगे कि व्यास नदी की एक और सवाल पहले तो मैं लिख देता हूँ मुहाना, और मुहाना इस व्यास नदी का है हरिके। हरिके नाम के एक स्थान है जो कौन से राज्य में है? पंजाब। और लास्ट नदी की अगर बात की जाए तो नदी का नाम है सतलज। अब सतलज नदी के सबसे पहले बात करेंगे हम उद्गम को लेकर। तो सतलज नदी का उद्गम होता है राकस ताल। देखिए, हिमानी क्षेत्रों में जो झीलें बनती हैं उन्हें ताल कहते हैं, जैसे नैनीताल हो, सातताल हो, खुड़ताल हो, ऐसे ही राकस ताल। तो सतलज नदी का उद्गम होता है राकस ताल, और राकस ताल जो है कहाँ पर है? तिब्बत में। एक तो सवाल बनेगा यहाँ महत्वपूर्ण। दूसरा सवाल जो बनता है, सतलज नदी क्या समझते हैं?